हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि कार्यात्मक ढांचा और डिविजनल स्ट्रक्चर यानी कि प्रभागीय ढांचा, इन दोनों की बात कर चुके हैं। इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कई बार, तो उसको देख लेते हैं। पांचवा अपना चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग। संगठन से ज़्यादा संगठित करना ज़्यादा मीनिंगफुल आता है, बट एनीवेज तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या सीन है, किस आधार पर हम लोग तुलनात्मक अवलोकन कर रहे हैं, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, कार्यात्मक संगठन यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में और डिविजनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं फटाफट। रचना, किस आधार पर रचना की जाती है, तो यहाँ पर जो काम है, काम कैसे कैसे होते हैं, मार्केटिंग अलग है, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अलग है। ठीक है, तो कार्यों के आधार पर रचना होती है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसलिए स्पष्ट बोलता चला जा रहा हूँ, आपकी किताब में सीधा दे रखा है, बाकी आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। प्रभागीय संगठन में क्या होता है, उत्पादों के आधार पर होता है, तो उत्पादों को हम लोग उत्पादन रेखा भी बोलते हैं और प्रोडक्ट टाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रचना है वो उत्पादन रेखा के आधार पर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म इसमें यही है। अच्छा, और हर उत्पाद के अंदर भी काम तो होंगे ही बहुत सारे, मार्केटिंग का अलग होगा, फाइनेंसिंग का अलग होगा, R&D का अलग होगा, तो कार्यों के द्वारा समर्थित होती है। सिर्फ उत्पाद इन इटसेल्फ तो ऐसे बन नहीं जाएगा, हर उत्पाद को बनाने में आपको प्रोडक्शन देखना ही पड़ेगा, ऑपरेशंस देखना ही पड़ेगा, मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, सेल्स देखना ही पड़ेगा, तो कार्यों के द्वारा समर्थित होगी। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, संगठन का जो ढांचा है, वो कैसे बनेगा, कार्यों के आधार पर ना होकर के किसी उत्पाद के आधार पर बनेगा, जब हम लोग प्रभागीय संगठन की बात करेंगे। ऐसे अगला पॉइंट आएगा विशिष्टीकरण। तो यहाँ पर जो इंसान फाइनेंस में 30 साल से काम कर रहा है, वो फाइनेंस में एक्सपर्ट बन जाएगा, तो वो काम में एक्सपर्ट होगा। जो शैम्पू बनाने के डिवीजन में 30 साल से काम कर रहा है, वो शैम्पू में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद है उससे संबंधित स्पेशलाइजेशन होगा, जो विशिष्टीकरण होगा वो उत्पाद से संबंधित होगा। और यहाँ पर कार्यात्मक में क्या होगा, वो काम जो है, मार्केटिंग में आदमी काम कर रहा है तो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गया। ऐसे क्या हुआ, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यहाँ पर किसी भी अलग तरह के काम की, जैसे मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कोई बोल सकता है मार्केटिंग वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ही आप अच्छा नहीं बना रहे तो मार्केटिंग क्या कर दें। तो यहाँ पर किसी की भी जिम्मेदारी बता पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो आपका डिविजनल होता है उसमें पता है कि भाई आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छा चल रहा है, तो उसमें आपके अंतर्गत काम तो सारे आप ही के अंतर्गत आ रहे हैं। आपके अंतर्गत मतलब जो डिविजनल मैनेजर है, जो प्रभागी प्रबंधक है, तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी को आप काफी आसानी से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि पहले से फिक्स्ड है कि आपको यहां से प्रॉफिट लेकर के आना है। तो ये क्या हो जाता है कि उत्तरदायित्व आप आसानी से असाइन कर पाते हो, डिवीजन में यहां पर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यहां पर कर पाते हो। अच्छा, जो मैनेजर है उसका विकास होने का मौका मिलता है, यहां पर उतना मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही तरह का काम कर रहा है इंसान, वो सिर्फ फाइनेंस देख रहा है। लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए तो सब कुछ आवश्यक है, और यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रहे होते हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा स्वतंत्रता रहती है और हर तरह के काम के निष्पादन से संबंधित भी आपको अनुभव मिलता रहता है। इसलिए जो मैनेजरियल पदोन्नति की बात है, प्रबंधकीय पदोन्नति की बात है, वो भी डिविजनल स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, लागत, लागत यहाँ पे कम आती है, ये लागत में ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि अगर फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस की टीम देख रही है, मार्केटिंग का काम है मार्केटिंग की टीम देख रही है। यहाँ पर बहुत सारे तरह के कामों का दोहराव नहीं हो रहा है, फिर से नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हम करते हैं, कंपनी को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के हिसाब से तोड़ दिया, तो बहुत सारे काम है जो अननेसेसरली बार बार हर डिवीजन में करने हो रहे होते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लागत ज्यादा होती है, तो लागत के हिसाब से ये कम अच्छा है और ये आपका फंक्शन ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो सामंजस्य बनाना कब आसान होता है, जब बहुत सारे उत्पाद है ना, एक ही कंपनी सीमेंट भी बना रही है, कोयले का काम भी कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना रही है, इतना डाइवर्स नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर मार्केटिंग वाले लोग कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें चल नहीं पाती है जब बहुत ज्यादा तरह के उत्पाद हो जाते हैं। और यहाँ पर सुगम होता है आपस में सामंजस्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट के हिसाब से काम चल रहा है, जो ऊपर इंसान बैठा है वो हर प्रोडक्ट को अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस को भी देख पा रहा है और काम कर ले रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब एक केस स्टडी है जो हमारे इंग्लिश बुक में दे रखी है, हिंदी में अनफॉर्चुनेटली नहीं दे रखी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उसका मर्म है ना वो समझिएगा। और हमारे देश की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस नाम की कंपनी है, तो उसी से संबंधित है। तो हुआ क्या था, उसका जो संगठनात्मक ढांचा था उसको परिवर्तित किया गया था। ठीक है, ये उसका इस तरह का लोगो आता है अपना, देखा होगा कई लोगों ने आप में से। अब इसमें हुआ क्या कि ONGC जो थी ना, उसको ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्रीज लिमिटेड अपस्ट्रीम सेक्टर इनटू अ लार्ज वाइबल प्लेइंग फील्ड। आपको पता है कि भारत में बहुत सारा कच्चा तेल तो होता नहीं है, नेचुरल गैस के कुछ रिजर्व्स हैं,
लेकिन वो भी कम है। अगर आप दुनिया में तुलना करोगे तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इराक, ईरान और कुवैत, कतार, सऊदी अरब, इनके पास बहुत, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स हैं। हमारे यहाँ पर कहाँ है? असम में डिगबोई आपको मिला करता था जो लगभग खत्म हो चुका है। फिर बॉम्बे हाई में आप निकाल पाते हो थोड़ा बहुत। फिर केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है। तो कुछ ही जगह पर है जहाँ से हम लोग कच्चे तेल को निकाल पाते हैं। और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझते हैं क्या होते हैं? कोई नदी है अगर, तो जो ऊपर की नदी होती है, ऊपर के, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, नीचे वाले को बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जो हमारा पूरा एनर्जी ऊर्जा का सेक्टर है ना, उसमें तेल, कच्चा तेल ये बहुत मैटर करता है। तो कच्चा तेल आता है यहाँ पर, ठीक है, एकदम ऊपर, क्योंकि कच्चा तेल तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा ना। उसके बाद से रिफाइनरीज आती है। रिफाइनरीज इंडिया में अच्छा काम कर रही है। रिलायंस है, उसकी रिफाइनरी है, एस्सार की रिफाइनरी है। रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर में है। तो अब जो रिफाइनरीज प्रोडक्ट्स बना देती हैं, उसके बाद से चीजें आती है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में हम लोग रिफाइनरीज का काम करने के बाद से कई सारे प्रोडक्ट्स बना ले जाते हैं, और रिफाइनरीज ही रिफाइन करके प्रोडक्ट्स बाहर बेचना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो कच्चे तेल वाला पूरा बिजनेस है, उसमें हमारे पास अप स्ट्रीम के लिए रिसोर्सेज है ही नहीं, देश में बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसमें भी जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। वहां पर मेरा एक फ्रेंड है, उसका इंटरव्यू भी हम लोगों के चैनल पर पड़ा हुआ है, केमिकल इंजीनियर है, और रॉयल डच शेल नाम की कंपनी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में से कंपनी, उसमें वो काम कर रहा है। तो कोई भी जगह होती, वहां पर तेल है या नहीं है, कितना है, क्या वो निकालने से फायदा होगा, क्या हम उसको कम लागत पर निकाल पाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो एक तो पहले वाला का तो हो गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप देख रहे हो कि ये निकाल भी पाएंगे, फिजिबल है भी या नहीं है। फिर कम लागत में निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। फिर निकालने के बाद से हम उसका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षित भी हो, ये भी जरूरी है। जैसे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में भी जहां पर पड़ता है नेचुरल गैस की चीजें, वहां पर आतंकवादी घटनाएं बहुत होती रहती हैं। तो वहां पर तेल की चोरी वगैरह भी हो जाती है। जैसे इराक में भी इस्लामिक स्टेट बनने के बाद से जो ISIS था, उसने काफी सारी चीजों का, संसाधनों का अपने गलत कामों के लिए भी प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो इस तरह की चीजें हो जाती है, सब ना हो। तो ऐसे में होता क्या है कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सारे विभागों का आपस में सामंजस्य बनाना जरूरी होता है, और वहां पर चीजें हो नहीं पा रही थी। ONGC का ये काम दे रखा था। अब जो कुछ भी मैं आपको फटाफट बताता चला जाऊंगा, आपको इतना अगर आपने ठीक से सुना है तो समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। हुआ क्या कि जो भी देश में थोड़ा बहुत है, उसको एक वायबल प्लेइंग फील्ड बनाना था। मतलब वायबल का मतलब होता है कि हाँ, हम अपने उन्हीं संसाधनों से भी कम कीमत पर जो बाजार में रेट चल रहा है उस हिसाब से हम चीजें बना पाए, ये कोशिश इन्होंने की। अब जो कॉर्पोरेशन थी, कंपनी थी, बहुत सारी समस्याएं थी, सफरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एट्रोफी। जो इसमें संगठन था वो कुछ इस तरह का काम था कि काम चल नहीं पा रहे थे, ढांचे में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। क्या क्या था? जीवित रहने के लिए, मतलब क्यों, बाहर की कंपनीज कम में काम कर रही सस्ते में, तो वो उन्हीं का सामान बिकेगा, आप तो चल ही नहीं पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। तो इन्होंने क्या किया, मैकेंजी नाम की एक कंपनी है जिसकी इन्होंने सहायता मांगी। तो कंसल्टेंट कंपनी, उसको कंसल्टेंसी कंपनी है, दुनिया में सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी ये है, और एक दूसरी BCG मानी जाती है, ठीक है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। अभी जो लोग झारखंड में और मध्य प्रदेश में ये वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पर वो काम इन राज्य सरकारों के साथ ही BCG कर रही है। तो BCG और मैकेंजी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं। इनका काम क्या होता है, कंसल्ट करना, सलाह देना। तो ये रिसर्च करते हैं, आप सारी चीजें समझते हैं, बिजनेस में क्या क्या कमियां आ रही हैं वो आपको बता करके कंसल्ट कराने की कोशिश करते हैं। और भी कंपनी से, लेकिन ये काफी बड़ी कंपनी है। तो मैकेंजी एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है। उसके पास ONGC गई कि हमें आप बताओ कि हम क्या क्या चीजें ठीक करें, ठीक। तो क्या हुआ, मैकेंजी का काम क्या था, ये था कि टू इवॉल्व एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट वाज फार फ्रॉम रिस्पॉन्सिव टू ONGC's बिजनेस नीड्स। मतलब जो ONGC की व्यवसाय संबंधित आवश्यकताएं थी, उस हिसाब से एक उनको जो ढांचा बना करके दीजिए। कौन सा ढांचा? संगठनात्मक ढांचा, संगठन ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये काम था मैकेंजी का। और मैकेंजी ने क्या किया, ONGC सिस्टम में था बहुत सारे समस्याएं थी। क्यों? फंक्शनल हेड थे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, कार्यात्मक ढांचा हुआ करता था, ठीक है। और इनका आपस में क्या हो जाता था, बहुत डिले होते थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के काम हैं। अब फंक्शनल वाले स्ट्रक्चर में डिले बहुत हो जाते हैं, बहुत देर होती है, क्योंकि सारे फंक्शनल मैनेजर्स को वहां पर साथ में बैठ करके डिस्कस करना रहता था, ठीक है। तो क्या हो जाता था, एक्सीडिंग अ ईयर इन मैटर्स रिक्वायरिंग अर्जेंट डिसीजन, जिनपे बहुत जल्दी निर्णय लेना है, उनमें भी सालों लग जाते थे निर्णय लेने में। तो ये समस्या थी। ऐसे क्या था, सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर शेयर्ड एट प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स, जहां पर आपको
ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना मतलब जहां पर तेल को निकालना है, वहां पर अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स की आपस में जिम्मेदारी बन रही है, तो वहां पर समस्या हो जाती थी, खींचतान होने लग जाती थी। और ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, उनके अंदर डिपार्टमेंट वाले लोगों का काम ऐसा हो जाता था कि हमारा काम तो डिपार्टमेंट का काम देखना है, तो आपस में एक दूसरे से टकराव बहुत होता था। तो कुल मिलाकर के जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। बिजनेस ग्रुप्स जो हुआ करते थे अलग अलग फंक्शंस में, द सिस्टम डिजनरेटेड इनटू रैंगलिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोलते थे नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ये काम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी नहीं। तो कुल मिलाकर के जो वहां पर काम होना चाहिए था, जहां पर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको चीजें निकालनी है, वो हो नहीं पा रही थी। तो इन्होंने भी क्या सजेस्ट किया, इन्होंने सजेस्ट किया था डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप लॉयल्टीज, मतलब आप जैसे फाइनेंस के अंदर काम करो तो फाइनेंस वालों का ही आपकी जो पूरी लॉयल्टी है, वफादारी है, वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ है, ना कि पूरी कंपनी की तरफ, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में वो समस्या हो जाती है, हम लोगों ने देखा था। तो ऐसा क्या हुआ, ऑफन टुक प्रेसिडेंस, इसको ज्यादा भाव मिलने लगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ टास्क, जो काम था वो काम महत्वपूर्ण नहीं रहा, हमारा जो विभाग है उसके अंदर सारी चीजें ठीक चलनी चाहिए, ये देखा गया। ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वाज फाउंड दैट द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, कि काम अच्छा कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस आधार पर देखा जाएगा, बेस्ड ऑन द बिजनेस ग्रुप्स यार्डस्टिक फॉर कंप्लीटली एट लॉगरहेड्स। लॉगरहेड्स समझने टकराव हो रहा था विद रिक्वायरमेंट्स ऑन द फील्ड्स, मतलब जिस हिसाब से आप ये बोलो, जैसे मैं आपको बोलूं कि गणित किसकी अच्छी है, ठीक है, तो मैंने 100 नंबर का एग्जाम दिया, 100 में जिसके 90 से ऊपर मार्क्स आ गए, मैं बोल रहा हूं उनकी अच्छी है। कुछ बच्चे हैं जिनका 60 से ऊपर आ रहा है, ठीक, नॉर्मली हमारे ऐसा सिस्टम चल रहा है। हम लोगों ने क्या किया, उल्टा कर दिया कि जिसके 90 से ऊपर आएंगे हम मान देंगे उसकी गणित खराब है, जिसका 60 से ऊपर आ रहा है उसकी गणित अच्छी है, तो एकदम उल्टी बात हो गई। तो इस तरह का जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था वो एकदम उल्टा चल रहा था, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है, तो ये भी देखा गया। फिर क्या हुआ, मैकेंजी ने बताया, रिकमेंड करना मतलब सुझाव दिया अपना रिसर्च करने के बाद से, कि क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो अपनी प्रेजेंटेशन में उन्होंने बना करके देला, और उसका नाम दिया अपनी प्रेजेंटेशन का ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, मतलब जो संगठन का ढांचा है उसको बदलने का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने का। और इसी में इन्होंने क्या सजेशंस दिए, जो भी सजेशन दिए थे लगभग मान लिए गए। द फर्स्ट कंट्रोल ओवर ऑल सर्विस पर्सनल वर्किंग विद एसेट टीम्स वाज वेस्टेड इन एसेट मैनेजर्स, ये सबसे जरूरी बात है। बोला गया कि भैया जहां पर एसेट समझ रहे हैं किसका, कोई मान लीजिए तेल का कोई कुआं है तो उसको एसेट बोला जाएगा, तो उस कुएं का जो मैनेजर है, जिसका काम है उस कुएं से तेल को निकालना, उसी की जिम्मेदारी है, उसी के कंट्रोल में वहां के सारे काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वहां पर बन रही है, तो उसको अधिकार भी दिए गए। तो अब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो ठीक से होने लगा। पहले वही कुएं से तेल से कुएं निकालने के टाइम पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ रहे थे, नहीं ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी है। बोला गया नहीं, एक एसेट मैनेजर है, उस मैनेजर की जिम्मेदारी है, और उसको अधिकार भी दिए गए, तो प्रोडक्शन काफी ठीक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक तरह से इस वाले केस में भी फंक्शनल से डिविजनल की तरफ ट्रांसफर किया गया, ठीक। अच्छा, being responsible for the performance of their strategic business units, they must rightfully exercise control over all the personnel working with them। तो जो भी वहां पर काम करने वाले इंसान है एसेट से संबंधित, उन सारों के ऊपर एसेट मैनेजर का अधिकार आ गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी बन गई, तो वो काम ठीक से होना स्टार्ट हो गया। तो सोचिए इतनी बड़ी कंपनीज में इतने सारे लोग रहते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल देने से कितनी सारी चीजें बदल गई, ठीक है। जो कंपनी सर्वाइवर के लिए स्ट्रगल कर रही थी उसने काफी काम अच्छा करना स्टार्ट किया, तो ये सारी चीजें हुई। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ था, अब जो है नया स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसमें 14 एसेट्स बना दिए गए और 11 सेंट्रलाइज सर्विसेज का एक डिवीजन पूरा बना दिया गया। इसको ओएनजीसी को इस तरह से तोड़ दिया गया। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर आपकी किताब में दे रखा है वो अपने को रटना नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझना है कि देखो कितनी बड़ी चीज होती है। एक सिर्फ आपने कंपनी के ढांचे को परिवर्तित किया, इसी से परफॉर्मेंस पूरी बदल गई, ठीक। तो ऐसी इस तरह की चीजें हम लोग को देखने को मिली है। हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। उम्मीद है आपको चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा अभी तक का। और बाकी आप लोग जरूर लाइक करिए वीडियो को। कुछ लोग थोड़ा कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके ये काम आप तक जल्दी जल्दी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। अच्छा लगता है जो आप लोग सपोर्ट करते हैं। लाइक करिए वीडियो को, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।